बहुत बहुत स्वागत। कहानी कुर्सी की देख रहे हैं आप। मैं हूं सौरभ, आपके साथ हर्षवर्धन त्रिपाठी जी, विजय त्रिवेदी जी, राजकुमार सिंह जी और समीर चौगांवकर जी स्टूडियो में हैं। बंगाल असम इनकी जीत का विश्लेषण हो रहा है आज। अभी ब्रेक से पहले ये भी बात हमने काफी लंबी की कि मुख्यमंत्री कौन बनेगा। तो शुभेंदु अधिकारी के मुख्यमंत्री बनने में कोई शक अभी दिखाई दे नहीं रहा फिलहाल, लेकिन ये अब कैविएट लगाना परंपरा हो गई है अमित शाह और नरेंद्र मोदी जी की भाजपा में कि हो कुछ भी सकता है, तो वो हमने लगा दिया। लेकिन ये है कि शुभेंदु जी बनने चाहिए, सारे इशारे इस ओर ही जा रहे हैं। फिर उसके बाद हम लोग राहुल टीएमसी का क्या होगा उसकी बात अभी और करेंगे। टीएमसी एज अ पार्टी, उसमें क्या विचलन होने वाला है। दूसरा, राहुल गांधी का पोस्ट हमने आपको दिखाया। राहुल गांधी ने चुनाव ममता बनर्जी के खिलाफ लड़ा, उनको करप्ट बताया, उन्होंने गुंडागर्दी करती हैं वो ये बताया, वो तोलाबाजी करती हैं, सिंडिकेट चलाती हैं, ये आरोप भी लगाया। और जब हार गई टीएमसी तो वो कह रहे हैं कि ना ये हारी नहीं है, इनको तो चोरी से हराया गया है, 100 सीटें चोरी की हैं। मैं ममता जी के आरोप से सहमत हूं, इलेक्शन कमीशन और बीजेपी ने चोरी की है। और फिर उन्होंने ट्वीट पिन कर दिया, वो इसमें लिखा है कि मेरी पार्टी में, कांग्रेस में और बहुत और लोग टीएमसी की हार पर खुश हो रहे हैं। उनको समझना चाहिए कि ये चोरी हुई है आसाम और बंगाल दोनों में। अभी आसाम की बात अलग से करेंगे। उन्होंने और कुछ नहीं किया, बहती गंगा में हाथ धोना इसी को कहते हैं। उन्होंने साथ साथ आसाम की हार भी इसी में लपेट दी। आसाम वो तीसरी बार हारे हैं लगातार। अरे और चोरी से हारे हैं आसाम, इसकी हम लोग अभी आगे बात करेंगे। वो कह रहे हैं बट पेटी पॉलिटिक्स असाइड, छोटी मोटी राजनीति, घटिया को छोड़ दीजिए। दिस इज अबाउट वन, नॉट अबाउट वन पार्टी और अनदर, दिस इज अबाउट, फिर उन्होंने भारत का झंडा लगा दिया है। सर ये जरा इस पर बात कर लें, फिर मैं आपको बताऊंगा ये मुस्लिम वोट का, मुस्लिम सीट्स का, एसआईआर का क्या असर रहा। सर राहुल जी के इस बयान पे वो जो जितनी कहावतें याद आती थी वो सभी मुझे बेकार लग रही है कि सुबह का भूला शाम को आ जाए या देर आए दुरुस्त आए। पहला, यदि ममता जी की सरकार को हारने का एक पॉलिटिकल मैसेज दिया था जिस पर हमने चर्चा की थी, वो थी राहुल गांधी जी का पोस्ट, जिससे ये साफ हो गया था। वो कह रहे थे कि ममता जी की वजह से भाजपा आ रही है, ठीक है। और तमाम कोशिश उन्होंने की, कोशिश करनी थी। यदि आपको, मुझे लगता है कि कांग्रेस को या लीडरशिप को ये समझने की, मैं सलाह नहीं दे रहा, ऐसा मुझे लगता है कि आप कहेंगे सलाह दे रहे हैं, कि उनका पॉलिटिकल एनिमी कौन है। हम बार बार कहते हैं भाई उनके पॉलिटिकल एनिमी तो ममता बनर्जी है, उससे कांग्रेस खड़ी हो जाएगी। कांग्रेस कहाँ खड़ी हो जाएगी? अपने ममता रहेगी ना कांग्रेस रहेगी। यदि वो सब लोग मिल के लड़ते। और आज मैं सोच रहा था कि यदि राहुल जी का या किसी का पोस्ट आता, अखिलेश जी का भी जो पोस्ट आया, तो उसमें होता है कि भैया एक बार फिर सोचिए कि हम सबको साथ रहना है। ये लड़ाई बिना साथ लिए नहीं लड़ी जाएगी, ये बात का जिक्र करना जरूरी है। आज उसकी जरूरत है। ये सब बयान ममता जी ने दे दिया, मैं समझता हूँ कि ठीक है, उन्होंने बोल दिया कि भाई ये चोरी हुई नहीं हुई, इसको छोड़ दीजिए। और आपने टीएमसी की बात की, टीएमसी मजबूत पार्टी है और किसी भी पॉलिटिकल लीडर को मैं फिनिक्स की तरह से देखता हूँ कि जो अपनी राख से खड़ा हो जाता है। लेकिन एक हिस्ट्री देखिए हिंदुस्तान की कि जो रीजनल पार्टीज है ना, वो पावर ग्लू से चलती है। उनका ग्लू जो है ना पावर है, वो जैसे ही पावर जाती है ना वो बहुत जल्दी बिखरने लगती है। खासकर रीजनल पार्टीज की बात कर रहा हूँ। चाहे वो तेजस्वी जी की पार्टी को देख लीजिए, चाहे आम आदमी पार्टी को देख लीजिए, और बहुत सारी, उड़ीसा की पार्टी को देख लीजिए, वो ऐसे गायब होती है कि आपको पता ही नहीं चलता कि आरजेडी सर 15 साल सत्ता से बाहर रही और मजबूती से लड़ी, बिखरी नहीं आरजेडी नहीं आज उस स्थिति में नहीं है ना उस लड़ाई को लड़ने के लिए। तो ज्यादातर पार्टी एक ग्लू उनका नहीं होता, और उसकी एक बड़ी वजह यह भी होती है कि उनके पास विचार नहीं होता। सत्ता के अलावा जो ग्लू किसी चीज के लिए होता है वो होता है विचार। विचार होता है तो वो लेफ्ट पार्टी 50 साल से वहां पर बाहर, 40 साल से कहीं भी नहीं है देश भर में, तब भी वो कहीं खड़ी है। हम नाम तो लेते ही हैं उनका। आज भी 4% वोट मिल गया, कांग्रेस से ज्यादा ही वोट मिल गया उनको। अरे जेएनयू में तो छात्र संघ, जेएनयू में छात्र संघ चुनाव, यूनिवर्सिटी और भी जगह पर अलग अलग चीज जाती है। तो एक और आ गया, आपने जो कहा, अब मुझे लग रहा है अब आप सलाह दे ही देंगे। तभी तक जो आप नहीं करना चाह रहे थे। केजरीवाल जी का बयान आ गया है जी, लगा दीजिए स्क्रीन पे, ले लीजिए। अब इसमें खुद से झूठ है। आपसे तो क्या, मुझसे तो क्या, जनता से तो क्या, खुद से झूठ बोला जा रहा है। तो फिर तो नहीं हो सकता। नए काम अगला है, अगले साल इलेक्शन है पंजाब में। वो लिख रहे हैं जिस दिल्ली और बंगाल को भाजपा मोदी वेव की चरम सीमा पे नहीं जीत पाई। 2015 में दिल्ली और 2016 में बंगाल में इनकी 3-3 सीटें आई। उस दिल्ली और बंगाल को भाजपा ने तब जीत लिया जब मोदी जी की लोकप्रियता पूरे देश में पाताल में जा रही है। अगर अरविंद केजरीवाल को लगता है कि नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता पाताल में चली गई है, तो सर आप डिजर्व नहीं करते पॉलिटिक्स में होना।
नहीं, या deserve किसी की को बात प्राइवेट नहीं है। में बता फिर आप दीजिए कि नहीं मुझे समझा ऐसा सकते। लिखना पड़ा। नहीं, डिजर्व नहीं करती की बात नहीं, फिर आप नहीं समझा सकते उनको। फिर क्या ही करे फिर क्या आदमी ना, जो करेगा? राहुल जी ने कहा, फिर चारा ही क्या है? फिर चारा ही क्या? त्रिपाठी जी त्रिपाठी जी बोल सकते हैं इस पर। नहीं, देखिए, जब कोई बात सर जी कहें तो गंभीरता से सुनना चाहिए, और वो ठीक कह रहे हैं। वो उनको पता है और उनको बहुत गहरी चोट लगी है। वो गए थे बनारस लड़ने, संदर्भ के साथ याद करिए तो तुरंत ध्यान में आ जाएगा। सारे लोग देश भर से जो मोदी विरोधी थे झोला उठा के पहुंच गए, बैकपैक लेके कहे क्या आए हैं, कहे केजरीवाल जी को जिताने आए हैं। उसके बाद जो हुआ वो मतलब इतिहास में दर्ज हो गया। लेकिन उसके बाद अरविंद केजरीवाल जी ने नई दिल्ली स्टेशन से या अंतर्राष्ट्रीय इंदिरा गांधी हवाई अड्डे से फिर काशी की फ्लाइट या ट्रेन नहीं पकड़ी। फिर इतने समझदार हैं वो, मोदी की लोकप्रियता के बारे में उनको इतना अंदाजा है, वो अच्छे से जानते हैं क्या है। वो करे पाताल में चली गई, इतना पाताल में चली गई कि 7 आउट ऑफ 7, 7 आउट ऑफ 7, 7 आउट ऑफ 7 पाताल में चली गई। दिल्ली की लोकसभा साथ में भी रहे तब भी, कनपट्टी पे कट्टा सटा के राहुल गांधी के साथ समझौता कर लिया तब भी, ये करके दिखा दिया। और अभी जो बंगाल में हुआ है उसको तो उनसे अच्छा कौन समझता है भाई। बंगाल में तो अभी हुआ ना, हम लोग भाई 3 दिन से बात कर रहे हैं, चलो ठीक है 29 के बाद से बात कर रहे हैं। उनके साथ तो बाकायदा यहां हुआ और उनको उसका इतना बढ़िया वाला एहसास था कि झूठ बोलने की भी हिम्मत नहीं हुई ममता जी की तरह। वो भाग के चले गए पंजाब, पहले विपस्सिना। तगड़ा झटका लगता है तो आदमी थोड़ा स्थिर होना पड़ता है ना। तो मोदी जी ने ऐसा तगड़ा झटका दिया पाताल से उनको कि एकदम से हिल गए हो। तो कहां चले गए? विपस्सिना चले गए, थोड़ा शरीर का तंत्र मंत्र दिमाग ठीक करने के लिए। राजनीति में जब आप ऐसे एकदम अपने खाम ख्याली में और अपने ही एक लोक में जीते हैं तो फिर उसका परिणाम ये होता है। और मैं फिर कह रहा हूं, उनको अनुमान नहीं है। चंडीगढ़ वो चले गए थे, अब पंजाब रहते हैं। अब थोड़ा गंभीरता से रहना चाहिए क्योंकि 7 राज्यसभा सांसद भारतीय जनता पार्टी के वहां हो गए हैं। अभी राघव जी मुस्कुराते हुए राष्ट्रपति से मिलकर फोटो डाल दी है, संदीप पाठक भी उनके साथ थे। तो अब उनको वहां की चिंता करनी चाहिए। और कल नरेंद्र मोदी जब भाजपा कार्यालय गए थे तो सबसे तेज नारा लगने वाला सिर्फ जय श्री राम नहीं था, वो था जो बोले सो निहाल, सत श्री अकाल। अब उनको ये सब नहीं सुनाई दे रहा है, करते हैं तो बात फिर वो यही करेंगे। आगे इसकी बात करते हैं। ममता जी ने बोला चोरी हो गई, समझ में आता है उनको वहां मुंह दिखाना है लोगों को, अपने लोगों को कि मैं क्यों हार गई। राहुल गांधी, अखिलेश यादव और अब अरविंद केजरीवाल जो कह रहे हैं, केजरीवाल की बात पहले, वो कह रहे हैं मोदी की लोकप्रियता पाताल में चले। इसको एक मुहावरे से समझ लें कि बिल्ली को देख करके कबूतर आंखें बंद कर लेता है और सोचता है बिल्ली चली जाएगी। आपको नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता 2024 के बाद जिस तरह से, ठीक है 24 में सीटें कम हुई लोकसभा में, 240 पे आ गए, उसके बाद से झारखंड और जम्मू कश्मीर को अपवाद मान लें तो लगातार जीत रहे हैं। केरल को अब अपवाद मान लें, मतलब जिन राज्यों में बीजेपी की संभावनाएं बहुत कम होती थी वहां भी जीत रहे हैं। बिहार में मुख्यमंत्री बीजेपी का बन गया, बंगाल में प्रचंड बहुमत से सरकार बनी है, महाराष्ट्र में जो लोकसभा का नतीजा था उसके बाद उम्मीद नहीं थी किसी को, वहां प्रचंड बहुमत से सरकार बनी है। उसके बावजूद महाराष्ट्र, हरियाणा, दिल्ली, उसके बाद बंगाल, असम और असम, नहीं ये तो असम और मराठवाड़ा हो गया, वो आपका बिहार। तो उसके बाद भी अगर आपको, तो फिर आपके एक पैमाने में कहीं गड़बड़ है, समझ में आपकी गड़बड़ है, वो आपको दूर करनी चाहिए। और जितनी जल्दी दूर कर लेंगे आपके लिए भी अच्छा है, विपक्ष की राजनीति के लिए भी अच्छा है। अब ममता बनर्जी जो कह रही हैं 100 सीटें लूटने के बाद, वोट चोरी का मुहावरा भी 2024 से चल रहा है। और तमाम जो आप कर सकते थे कोर्ट से सड़क से लेकर संसद तक और सुप्रीम कोर्ट तक आपने किया, जो आपकी शंकाओं को दूर करने के लिए कदम उठाए जा सकते थे, सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर भी उठे और चुनाव आयोग ने भी उठाए। लेकिन अभी देखिए कि इतना सीटें कम होना कि बीजेपी की सीटें 77 से बढ़ के हो गई 206 और टीएमसी 215 से घट के आ गई 81 पे। ये वोट चोरी नहीं है। 7% वोट बीजेपी का बढ़ जाना और आपका गिर जाना, ये वोट चोरी नहीं है। ममता बनर्जी के 12 मंत्री हार जाना, ममता बनर्जी समेत जी, ये वोट चोरी नहीं है। उसका डेटा मैं भी देता हूं सर आपको, अभी ये जो चलिए बताई देता हूं। तो राहुल की बात जो आप कह रहे थे, राहुल गांधी की दुविधा 2 है। उनको एक बात बहुत अच्छे से समझ में आ रही है कि लोकसभा चुनाव के लिए आपको अलायंस चाहिए, लेकिन जिनसे आपको अलायंस करना पड़ता है राज्यों में आपका टकराव उन्हीं से होना है अगर आपको कांग्रेस रिवाइव करनी है। तो फिर क्यों ममता बनर्जी को ये भ्रष्ट बता के आए थे इलेक्शन में? ये भ्रम तो उनको उस वक्त भी नहीं था कि मेरी 20 सीटें आप अपने आप को बहुत ज्यादा चतुर जब समझते हैं तब होता है। अब राहुल का उस दिन में हमने चर्चा की थी,
राहुल का जो बयान था कि टीएमसी का गुंडा राज, वर्बेटम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह गृह मंत्री जो हैं उनकी टिप्पणी से मिलता जुलता। आपने कहा अब इनको दिल्ली में जरूरत है इन सब की, मतलब ममता बनर्जी की भी, इन सब की। 2029 में जरूरत पड़ेगी। सौरभ जी, अच्छा हाँ सर, अमित मालवीय ने अभी बस एक 20 पे पोस्ट की है, फाल्टा विल गो टू रिपोल ऑन 21 में, इट इज टाइम टू क्रश द डायमंड हार्बर मॉडल। मतलब वो रह गया है अभी। समझ रहे हैं ना? जिस तंत्र की हम लोग बात कर रहे थे, डायमंड, क्योंकि वो कहा था ना कि अरे 10 जन्म में भी नहीं कर पाओगे अभिषेक बनर्जी। अब ये वाली बात जरा कर लीजिए अब, क्योंकि चोरी चोरी की बहुत बात हुई है। एसआईआर, चोरी जब कहते हैं तो एसआईआर, मोटे तौर पर उनका आरोप एसआईआर है। तो एसआईआर पे आज एक डेटा छपा हुआ इंडियन एक्सप्रेस में, वो मैं बता रहा हूं। हालांकि मुझे लगा कि अखबार को इस पर थोड़ा और डिटेलिंग में जाना चाहिए था, क्योंकि जो बात उन्होंने लिखी है वो पूरा मैसेज देती नहीं है, लेकिन मैं फिर भी ये डेटा आपके लिए पढ़ रहा हूं। उन्होंने ये लिखा कि जिन कॉन्स्टिट्यूएंसी में 5000 से ज्यादा नाम डिलीट किए गए, मुझे लगता है वो 5000 से ज्यादा नहीं, उनको वो 10,000 कम से कम लेना चाहिए था। 5000, भाई 5000 कोई बहुत छोटा वो है, बहुत छोटा फिगर है। ठीक है। तो उनको ये बताते कि भाई जहां 10,000 वोट कटे या 15,000 वोट कटे, वहां से क्या हुआ। खैर उन्होंने 5,000 से कुछ शुरुआत किया, तो शहरों मैं का वही नाम लेता उन्होंने हूं। दिया, बड़ी हाँ, वाला मैं जो। बताऊं। पहली बात तो उन्होंने ये कहा है कि जहां पर सबसे ज्यादा वोट कटे ऐसे 20 कॉन्स्टिट्यूएंसी में से जी। 13 टीएमसी जीती, वो टीएमसी जीती है। 13 टॉप डिलीशन वाली सीट्स में से 20 टॉप 20 में डिलीशन से वाली 13। सीट्स में से 13 टीएमसी जीत गई है। फिर वो कहते हैं जिन कॉन्स्टिट्यूएंसी में 5,000 से ज्यादा वोट कटे ऐसी 187 सीट है, 187। इन 187 में 119 बीजेपी जीत गई या लीड कर रही थी। अब इसमें लीड करी थी वो अलग बात है, लेकिन इन 119 में ऐसी कितनी थी जहां हार जीत के मार्जिन से 5,000 ज्यादा वोट कटे थे, जी। तब तो आरोप आप लगा सकते हैं ना बिल्कुल। कि भाई इतना मार्जिन था, लेकिन इससे ज्यादा तो तुमने वोट ही काट दिए थे, और उसमें ऑपोजिशन के वोट थे। ऐसी सीटें हैं, ये ऐसी टोटल सीटें हार जीत का मार्जिन जहां ज्यादा से ज्यादा वोट कटे वो थी 47। इन 47 में से बीजेपी जीती है 28 और ममता बनर्जी जीती है 18। 28 और 18। 36। अब आप मुझे बताओ, 46 अब सीटें बाकी होंगी। 1-2 सीटें और दूसरे लोग जीते हैं। जहां 5,000 से ज्यादा वोट कटा उनमें टोटल वो ऐसी सीट जहां पर वोट ज्यादा कट गए, मार्जिन कम था हार जीत का, ऐसी जीते हैं 48, जिनमें से बीजेपी जीती है 28 और 18 जीती हैं तृणमूल कांग्रेस। क्या इस डेटा पर आप आरोप लगा सकते हैं कि चोरी हुआ चुनाव? नहीं, उसमें जो पहले वाला है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। टॉप अधिकतम 20 में से 13 20 में 13 तृणमूल जीत तृणमूल गई। कांग्रेस तो जीत थ्योरी ही ध्वस्त हो गई, जो कॉन्स्पिरेसी थ्योरी के तौर पर कहा जा रहा था कि वो तो चुनाव आयोग लड़ाई लड़ रहा है। कहां अरे से? भाई, जनता कहां को victory? मतलब उसको जीतने का काम आप नहीं करेंगे पार्टी के तौर पर, गुंडागर्दी से जीतेंगे क्या? अब आगे बताएंगे फिर वो आगे क्या हुआ। हाँ सर, समीर जी। नहीं, अब अगर बात की जाए कि भाई ईवीएम से छेड़खानी हो रही है और एसआईआर से चुनाव जीतने की रणनीति बीजेपी ने तय की थी, तो भाई अगर केरलम की बात करें तो कांग्रेस को 60% वोट मिला है, यूडीएफ को 60% वोट मिला है सर वहां पर, और 61 ज्यादा सीटें मिली है इस बार यूडीएफ जितनी को, सीटें की 61। उम्मीद नहीं थी उससे बहुत तो ज्यादा मिली। 60% वोट किसी को भी नहीं मिला, बीजेपी को ना बंगाल में मिला है, ना आसाम में मिला है, ना किसी राज्य में मिला है। जिस पार्टी को 60% वोट मिल रहा है, अब वहां पे कह रहे हो कि जनता का जनादेश है, जनता का आशीर्वाद है, जनता ने सत्ता के खिलाफ हमें वोट दिया है। और बंगाल की बात आती है तो बंगाल में आप कहते हो कि भाई एसआईआर इसलिए किया गया कि ममता बनर्जी को चुनाव हराया जा सके। तो मुझे लगता है कि ये जो आज जो इंडियन एक्सप्रेस में खबर छपी है, और जो चुनाव परिणाम का विश्लेषण अगर ममता बनर्जी ईमानदारी से करे, राहुल गांधी करे, केजरीवाल करे, तो हार को आपको स्वीकार करना चाहिए। गनीमत है राहुल गांधी ने यह नहीं कहा कि ईवीएम का इस्तेमाल करके हमको 294 सीटों पर हरा दिया गया। उन्होंने टीएमसी को कहा कि टीएमसी को हरा दिया गया। कम से कम ये नहीं कहा कि कांग्रेस को हराने में ईवीएम का इस्तेमाल हुआ है। विकल्प तो था उनके पास ये कहने का। 294 सीट पे लड़े, कहते थे कि हमको 35% वोट मिल रहा था, ईवीएम ने उसको 3% कर दिया लेकर। तो ये हालत अगर राहुल गांधी होगी राजनीति के अंदर कि आप सच्चाई स्वीकार नहीं कर पा रहे, जमीन स्तर पर संगठन आपका काम नहीं कर रहा, आपके पास लोग नहीं है, नेता नहीं है। ममता जी याद कितनी आ रही है उनको, उन्होंने वो पोस्ट पिन कर दिया है कि भाई खुश मत हुई है कांग्रेस में जो लोग हो रहे हैं ममता जी के हार पे। बिल्कुल सर ने सही बात कही कि इसकी जरूरत है उनको। नहीं तो राहुल गांधी भी प्रचार करने गए थे तो किस पे हमला बोला था? टीएमसी पे। सबसे ज्यादा भ्रष्टाचारी उसको टीएमसी को बताया था, और आज कह रहे हैं कि टीएमसी के हार चुनाव पे। होने तक राहुल गांधी उन लोगों के समर्थन में खड़े नजर आ रहे हैं अपने भाषा से, प्रचार से, जो ममता बनर्जी को जख्म दे रहे थे। अब जख्म पर मलहम लगाने का काम कर रहे हैं, तो दोनों काम नहीं कर सकते। नहीं, राहुल जी उन देश के पत्रकारों की तरह व्यवहार कर रहे हैं जो कांग्रेस की सरकार होने पे सत्ता के साथ होते हैं, बाकी हर समय सत्ता विरोधी। अच्छा चलें, ये राहुल जी ऐसा ही व्यवहार। बंगाल में जो बीजेपी को ये प्रचंड जीत मिली है, इसमें हिंदुओं ने बीजेपी के पक्ष में खुलकर वोट डाला, इसमें कोई अब दो राय नहीं है,
और ये संख्या जो है, ये तादाद, ये 65-70% के आसपास है। 65-70% हिंदू वोट मिला बीजेपी को। पहली बात तो ये बिल्कुल क्लियर है। ये भी अपने आप में इस पर लंबी बात हो सकती है। कितनी जगह आप देखते हैं कि भाई जहां पर एक साइजेबल और कोई पॉपुलेशन अदर्स की हो, मुसलमानों की और की, वहां पर मेजॉरिटी कम्युनिटी का आपको इतना बड़ा बल्क वोट मिल जाए। अब उन सीटों पर आइए जहां पर 50% से ज्यादा मुस्लिम आबादी है, 50%। बीजेपी ने मुस्लिम बहुल मुर्शिदाबाद और मालदा के साथ उत्तर दिनाजपुर जिलों की 43 में से 19 सीटें जीती हैं। क्या समझे इससे? 50% से ज्यादा वोट वह जहां मुस्लिम आबादी का, वहां पर 19 में से, फिर दिखा दीजिए, थोड़ा नीचे कीजिएगा, 43 में से 19 सीटें बीजेपी जीत गई है। इसका पहला मतलब तो यह है कि ममता जी को यह सोचना चाहिए कि मुसलमान भी उनके साथ नहीं रहा, एक मुश्त नहीं रहा, मुस्लिम वोट भी डिवाइड हुआ। यह मैं बिल्कुल नहीं कहना चाहता, ये आंकड़ा आपको दिखा कि मुसलमानों ने बीजेपी को वोट किया, नो, बट मुसलमानों ने कहा कि कब तक ममता। सर 118 सीटें, कुछ 56 गया होगा बीजेपी ने जीती हुमायूं हैं, सर। कबीर को, कुछ कांग्रेस को भी गया है, वोट डिवाइड हुआ है। और तो और वो बेलडांगा की सीट जहां हुमायूं कबीर बना रहे थे, बाबरी मस्जिद, वो बीजेपी जीत गई, जहां 62% मुस्लिम आबादी है। 62% मुस्लिम आबादी बेलडांगा में है, वहां बाबरी मस्जिद बन रही है और वो सीट बीजेपी जीत गई है। और इसकी वजह कौन बने? हुमायूं कबीर खुद और कांग्रेस पार्टी। बीजेपी को बेलडांगा में 72,000 वोट मिले, कुल 13,000 के मार्जिन से वो जीती। टीएमसी को 59,000 वोट मिले, हुमायूं कबीर की पार्टी को 46,000 वोट मिले। मुसलमानों ने वोट दिए होंगे। कांग्रेस पार्टी को 39,000 वोट मिले। मतलब ममता जी के अलावा लगभग ठीक ठाक अनुपात में कांग्रेस को भी वोट दिया मुसलमानों ने, और हुमायूं कबीर को भी दिया। पिछले चुनाव में जहां टीएमसी 35 सीटें जीती थी, लेकिन इस बार उसका आंकड़ा घटकर 22 रह गया है। उन्हीं 50% सीट्स जहां मुस्लिम आबादी, उसकी बात कर रहा हूं। हुमायूं कबीर अपनी दोनों सीटें जो हैं वो जीत गए हैं। ये नोएडा और रेजी नगर की सीट थी, यहां दोनों से वो जीत गए हैं। एक सीट और कांग्रेस ने जीती है, फरक्का की सीट। इस सीट पे, ये भी उन्हीं सीट्स में से आती है जहां 50% ज्यादा मुस्लिम आबादी है। मुसलमानों ने कांग्रेस पार्टी को ही वोट दिया है। अब ये मुस्लिम सीटों का समीकरण आपको बता रहा है। सर, मुसलमान भी नहीं रहे साथ पूरी तरीके से, बड़ा क्लियर मैसेज है इसका ममता जी के। ये मुसलमान साथ रहे कि नहीं रहे, मतलब डिवाइड हुआ होगा, डिवाइड हुआ होगा वहाँ पर। और लेकिन मैं इस थ्योरी से ज़्यादा इस थ्योरी पर रहता हूँ, खासतौर से बंगाल में, कि जहाँ पर, जो मैं कई दिन से इस बात पर चर्चा कर रहा हूँ, कि ये पैराडाइम बदल दिया है नरेंद्र मोदी के भारतीय जनता पार्टी की लीडरशिप संभालने के बाद, कि माइनॉरिटी डोमिनेंस सीट का मतलब है कि बीजेपी की हार। ये लोकसभा से मैं बार बार इसकी चर्चा कर रहा हूँ कि लोकसभा की 75 में से 38 सीटें बीजेपी ने जीती हैं, मुस्लिम डोमिनेंस वाली। और बंगाल में जो थ्योरी मुझे लगती है, मतलब ये डिवीजन जो हुआ होगा, 66 में से 20% 10% वोट कांग्रेस को मिला, जैसा दिख रहा है उसमें हुमायूं कबीर को, लेकिन वो तो 4-5 सीटें हैं। आप जितनी ज़्यादा सीटें बताएंगे उतनी तो राहुल जी का ताकत बढ़ेगी, कि लगेगा बहुत वोट मिल रहा है। लेकिन ये मैं रिवर्स पोलराइजेशन को ही देखता हूँ, कि जितना मुस्लिम्स को आप पोलराइज करेंगे, जितना उनको एकजुट करेंगे, एक ब्लॉक में खड़ा करेंगे, उतना रिवर्स पोलराइजेशन हो रहा है। और ये जब इलेक्शन हुआ बंगाल का, तो उसमें कुल मिलाकर मसला यही रहा, जहाँ पर भारतीय जनता पार्टी ने सिविलाइजेशनल वॉर की बात की, और जो सब बात लगातार होती रही। और कई बार हमने चर्चा की कि जब जब हम ये बात करते हैं कि 90% वोट मुस्लिम्स का टीएमसी को मिलेगा, तो वो पुश करता है हिंदुओं को कंसोलिडेट होने का। और वो एक बड़ा कारण मुझे लगता है। मतलब डिवाइड हुआ होगा वो भी ठीक है, 60-70% आप हिंदू कम्युनिटी का वोट ले रहे हैं। हाँ, तो ये विदाउट जो आपने कहा, वो पोलराइजेशन हो नहीं सकता। तो किसी एक मुद्दे पर आंदोलित होना पड़ेगा पूरे समाज को। कहीं एक ऐसी बड़ी वजह होगी जिसकी वजह। अब वो सीटें भी जान लीजिए आप, जहां बीजेपी मजबूत थी और जहां ममता बनर्जी बहुत मजबूत थी, वहां क्या हुआ है। बीजेपी ने नॉर्थ बंगाल के इलाके स्वीप कर दिए। नॉर्थ बंगाल जो पहले फेज में जहां इलेक्शन हुआ था, और बीजेपी वहां अच्छा करती आई थी, लेकिन तब भी ममता जी को 2021 में इन रीजन में ज्यादा सीटें मिली थी। इस बार बीजेपी ने अलीपुरद्वार, कूच बिहार, जलपाईगुड़ी, कालिम्पोंग, इनकी सारी सीटें जीती। मालदा, मुर्शिदाबाद जैसे मुस्लिम डोमिनेटेड एरियाज में भी इंप्रेसिव परफॉर्मेंस की है। नॉर्थ दिनाजपुर में भी मुस्लिम आबादी बहुत है। पिछली बार बीजेपी को यहां सिर्फ 2 सीटें मिली थी, इस बार बीजेपी की सीटें दुगनी हुई, 4 सीटें जीती है। मालदा की 12 में से बीजेपी ने 6 सीटें इस बार जीत ली हैं। मुर्शिदाबाद में बीजेपी ने 8 सीटें जीती हैं। पिछले इलेक्शन में उसको सिर्फ 2 सीटें मिली थी। ये विदाउट पोलराइजेशन नहीं हो सकता, जो भी विजय जी कह रहे थे। अब आइए जहां ममता जी का गढ़ माना जा रहा था, सेकंड फेज की 142 सीटें।
बीजेपी ने ममता बनर्जी के इस गढ़ और किले कहे जाने वाले साउथ बंगाल और कोलकाता प्रेसिडेंसी, जिसमें 35 सीटें हैं, 35 सीटें। वहां टीएमसी को कितना नुकसान पहुंचाया? कोलकाता की 11 सीटें थी, सीटें हैं जहां बीजेपी को एक भी नहीं मिली थी पिछली बार। इस बार 11 में से 6 बीजेपी जीत गई। कलकत्ता शहर बीजेपी जीत गई और कोलकाता रीजन की कुल 35 में से एक सीट बीजेपी के पास पिछली बार थी, उन 35 में इस बार 21 बीजेपी जीत गई। तो शहर ले लिया आपने, शहर ले लिया मतलब आपने विचार ले लिया। ममता बनर्जी जिस विचार पे लड़ी वो विचार आपने ले लिया। टीएमसी को मिली 13 सीटें कोलकाता की प्रेसिडेंसी की 35 में से। पिछले चुनाव में टीएमसी ने इस इलाके की 35 में से 34 सीटें जीती थी। कोलकाता के आसपास के बाकी जिलों में भी बीजेपी को बंपर कामयाबी मिली है। टीएमसी का अभेद्य किला माने जाने वाले साउथ 24 परगना में बीजेपी ने पहली बार 9 सीटें जीती हैं। 2021 में यहां बीजेपी का खाता भी नहीं खुला था, उस नॉर्थ 24 परगना में बीजेपी ने 9 सीटें जीत ली हैं। साउथ में 11 सर, नॉर्थ 24 परगना में बीजेपी ने, बीजेपी ने नॉर्थ 24 परगना की 33 में से 23 सीटें जीती इस बार। पिछली बार नॉर्थ 24 परगना में उसको मिली थी 5 सीटें। हुगली में बीजेपी ने पिछली बार 18 में से सिर्फ 4 सीटें जीती थी, इस बार उसका आंकड़ा 15 सीटों तक पहुंच गया है। तो ये उस साउथ बंगाल की और कलकत्ता की कहानी है जहां पिछली बार भारतीय जनता पार्टी खाता खोलने में स्ट्रगल कर रही थी। सर देखिए, पूरे चुनाव में एक बात जो मुझे समझ में आती रही और उसको मैं बार बार कहता रहा कि हम लोग 152 सीटों पर तो टिके हुए हैं, 142 सीटों को भारतीय जनता पार्टी के खाते से निकाल देते हैं और कहते हैं कि 18 सीट है, कितनी जीतेगी। और मैं लगातार ये कहता रहा कि 3 गुना तो कम से कम जाएगी ही जाएगी, यानी 18 3 या 54 तो होना ही होना है। उसके पीछे बड़ी सीधी सी वजह थी, आप हिंदुओं में उन मतदाताओं को मान ही नहीं रहे हैं जो तृणमूल कांग्रेस के साथ लगातार 3 चुनाव से वोट करता रहा। तो आपने मान लिया कि बेलवेदर सीट्स हैं या मान लिया आपने कि पक्का वाला वोट बैंक है, कहीं जाएगा। लेकिन जो बंगाल की स्थिति थी उसमें उन सीटों पर ही ज्यादा खतरा था। और बंगाल देश के दूसरे राज्यों से एक मायने में और अलग है। भाजपा की अगर रणनीति के लिहाज से देखें, भाजपा दूसरे राज्यों में शहर से गांव जाती है, यानी शहरी सीटों पर जीत लेती थी फिर गांव में जाती थी। यहां गांव में चली गई लेकिन शहर में नहीं जा पाई, जिसको प्रेसिडेंसी एरिया कहते हैं, ग्रेटर कोलकाता कहते हैं, वहां नहीं, क्योंकि वहां ज्यादा वो कॉकस नेटवर्क क्लब सिंडिकेट मौजूद था। उनके बदलने का बड़ा सीधा सा मतलब था। और कहानी कुर्सी में हम लोग 23 और 29 को भी जब चर्चा कर रहे थे, जब 29 तारीख को वो थोड़ा सर पे कम बाल वाले हाफ पैंट पहने, टी शर्ट पहने, वो उस उम्र के लोग निकल रहे थे, तो लग रहा था कि ये वो लोग हैं जो शायद वैसे चुनाव में वोट करने नहीं आते होंगे, या आते होंगे तो ममता जी को वोट करते होंगे, पहले किसी और को, जिसको हम लोग एक लाइन में बहुत जनरलाइज करके कह दिया कि भद्र लोग। तो उसने पलटा और ये सारा मामला उसी वजह से बदला हुआ दिखता है। अरे आज एक किसी ने पोस्ट भी किया कि आपने भद्रलोक मीडिया ने इतना कर दिया, वो उन्होंने उनका कहना था कि ये परिभाषा के तौर पर ठीक नहीं है। भद्रलोक को हमने ये मान लिया कि ये बंगाल का, जैसे मैंने भी कहा, विचार चलाने वाले, बंगाल से बाहर रहते हैं तो हम किसी एक चीज से भद्रलोक का सिंपल एक सेंस में मतलब होता है जेंटलमैन। बस इतना ही है। देखिए उसको ठीक है, जिन्होंने लिखा तो उसको और समझा दें, क्योंकि बंगाल के लिए कहते हैं ना, जैसे कोई वहां का पुरुष दिखेगा तो बढ़िया शानदार धोती पहने हुए, अच्छा सा एकदम, जैसे मोदी जी कल धोती होती पहन के गए, तो भद्र लोग जैसे थे, भद्र पुरुष जैसे थे। फिर बंगाल की संस्कृति, बंगाल का संगीत, बंगाल के बच्चे को आप देखेंगे तो कुछ आर्टिस्ट होगा, जगह जगह संगीत के विद्यालय खुले होंगे, छोटे छोटे जहां होंगे, जहां लोग डिबेट करते हैं, विमर्श करते हैं, इसलिए उसको भद्र लोग कहते हैं। बाकी कोई ऐसा कोई क्लास अलग से नहीं। हाँ, दूसरे फैक्टर पर एक शॉर्ट कमेंट मैं सर कर लूंगा। महिला वोट बीजेपी को जबरदस्त मिला है, महिलाओं ने वोट भी ज्यादा डाला, ओवरऑल वोटिंग भी ज्यादा की पुरुषों से, और बीजेपी को तो अब डेटा आएगा कि कितना मिला, लेकिन एक ब्रॉडर चंक 50% से ज्यादा ही मुझे लगता है बीजेपी को मिला होगा। संदेश खाली की जो विक्टिम थी वो जीत गई, आरजीकर की जो विक्टिम थी उनकी माताजी चुनाव लड़ी, वो भी जीत गई। देखिए, पहले भी ममता के साथ ठीक है, महिलाओं का वोट बैंक बहुत मजबूती से था, 50% से ज्यादा ही मिलता था, लेकिन तब भी बीजेपी का वोट शेयर महिलाओं के बीच में बंगाल में भी और देश के बाकी राज्यों में भी बहुत अच्छा रहा है। उसकी वजह नरेंद्र मोदी की अपनी छवि रही है। महिला ऐसी जो कदम उठाए हैं, जो योजनाएं चल रही हैं उनको लाभ पहुंचाने वाली, उसका योगदान रहा है। और कहीं ना कहीं, हालांकि बीजेपी खुल के नहीं कह रही है बात, जिस तरह से संसद का विशेष सत्र हुआ और उसमें परिसीमन विधेयक ला करके विधायिका में महिला आरक्षण को 2029 से लागू करने की कोशिश बीजेपी ने की और वो विफल हो गई बीजेपी के चलते, वो बाकी दलों के चलते, विपक्ष के चलते, उसका भी लाभ मिला होगा। कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा भी कि उनको इसकी सजा भी मिली है। ठीक है सर। लेकिन तो इसमें एक लाइन जोड़ दीजिए,
महुआ मोत्रा, साइनी घोष और इस तरह के चमकते आकर्षक चेहरे, वो ममता जी के महिला सशक्तिकरण है। रेखा पात्रा, रत्ना देवनाथ, इस तरह के चेहरे जो जमीन से निकल कर आए हैं, वो भारतीय जनता पार्टी के महिला सशक्तिकरण है। तो ये भी